जल विवाद आपके यहाँ पर है। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 6 होगा, पार्ट 6 के अंतर्गत यहाँ पे हमको आदि चैप्टर 3 का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बचे हुए भाग को कहते हैं, जिसमें आपको देखिए मल पेरियार बांध, देखिए मल पेरियार बांध जल विवाद, देखिए मल पेरियार बांध जल विवाद यहाँ पे देखिए पेरियार महज मामूली अंतर्राज्यीय नदी है, अर्थात इस जलग्रह का बहुत ही कम हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। पेरियार नदी पर तमिलनाडु का अधिकार का दावा इस तथ्य से नहीं है बल्कि 1986 मद्रास प्रेसिडेंसी और त्रावणकोर राज्य के बीच हुए एक समझौते के कारण है। इस विवाद पर अदालत ने 2006 में अपना फैसला दिया था, जिससे केरल के लोग संतुष्ट नहीं थे। अहम विवाद मलय पेरियार बांध की ऊंचाई से लेकर था। इस मसले को लेकर सवाल ये था कि क्या तमिलनाडु इच्छा के मुताबिक देखिए यहाँ पर क्या इन विवाद पर अदालत ने 2006 में अपना फैसला दिया था, जिससे केरल के लोग संतुष्ट नहीं थे। देखिए यहाँ पर अहम, यानी कि आप जो कहा गया कि देखिए आपको अहम विवाद, देखिए आपको अहम विवाद को मलय पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर था। इस मसले को लेकर सवाल था कि क्या तमिलनाडु की इच्छा के मुताबिक ऊंचाई बढ़ाए जाने पर बांध पर्याप्त सुरक्षित रहेगा, या इसको लेकर केरल का भय जायज़ है और इसलिए ही बांध की ऊंचाई कम रखा जाए। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पक्ष में फैसला दिया। अब यह बड़ा सवाल हो सकता है कि क्या बांध की सुरक्षा का मसला न्यायिक निर्णय के दायरे में आता है कि नहीं। देखिए होना तो चाहिए कि इस विषय का निर्णय विशेषज्ञों की राय में किया जाता। तो जो भी हो, यह नदी जल विवाद अभी तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। यह एक राष्ट्रीय मसला बन गया है। हाँ, फिर अब आगे हम देखें क्या कि इसमें क्या कि सतही जल संसाधन, यहाँ क्या कि सतही जल संसाधन के अंतर्राष्ट्रीय समझौते देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर सरफेस वाटर रिसोर्स। देखिए अनेक भारतीय नदियाँ तिब्बत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा म्यांमार से होकर गुजरती हैं। देखिए सतही जल संसाधन के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय समझौते इंटरनेशनल एग्रीमेंट और फॉर सरफेस वाटर रिसोर्स, देखिए आप अनेक भारतीय नदियाँ तिब्बत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा म्यांमार से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अनेक राष्ट्रीय समझौते हैं। भारत के सिंधु जल समझौता, देखिए सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे के संबंध में भारत तथा पाकिस्तान ने इस समझौते पर 16 दिसंबर 1960 को हस्ताक्षर किए। देखिए इस समझौते के लिए इस समझौते का अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक ने मध्यस्थता की, जिसने एक अस्थायी इंडस कमीशन की स्थापना की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद की जांच करेगा। इस समझौते के तहत भारत को इसके 3 पूर्वी सहायक नदियों रावी, ब्यास तथा सतलज के जल के अनन्य अधिकार दिए गए, तथा अन्य 3 नदियों चेनाब, झेलम तथा सिंधु के जलाधिकार पाकिस्तान को दिए गए, जो भारतीय राज्य जम्मू एवं कश्मीर के जल की आवश्यकताओं को ध्यान में जो भारतीय राज्य जम्मू एवं कश्मीर के जल की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। देखिए सलाल दुलहस्ती तथा बगलियार परियोजनाओं चिनाब नदी के लिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग का उत्तम उदाहरण है। देखिए इसी तरह को भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे के लिए 12 दिसंबर 1996 को हुआ समझौता एक 30 वर्षीय समझौता है। इस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश बारी से 10 दिनों तक प्रत्येक 35,000 क्यूसेक जल का उपयोग छीनकार लीन पीरियड में एक मार्च से लेकर 10 मई के बीच अपने जल की जरूरतों को पूरा करने का करेंगे। इसी तरह अपने नेपाल और भारत के बीच भी नदियों के जल बंटवारे के लिए समझौता हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल की मदद अनेक नदी घाटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कर रहा है। महाकाली परियोजना इस संदर्भ में भारत नेपाल सहयोग का एक नतीजा है। देखिए भारत और भूटान के बीच भी दोनों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल उपयोग को लेकर समझौता हुआ है।
भूटान नरेश ने भारत और बांग्लादेश के साथ नदी जल तथा बिजली के बंटवारे के लिए एक उप क्षेत्रीय योजना पर अपनी सहमति दी है। भूटान संकोच नदी से तीस्ता से फरक्का बांध तक 12,000 क्यूसेक जल का आपूर्ति करने के लिए सहयोगशील है, जो भारत और बांग्लादेश द्वारा बांटा जाएगा। इस योजना के तहत भारत भूटान से 4,000 मेगावाट बिजली अपने राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के लिए खरीदेगा, जिसका उपयोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए किया जाएगा। अब देखिए संकोच जल विद्युत परियोजना के तहत संकोच हाइडल प्रोजेक्ट के यहाँ पर यह भूटान का आपको काली खोला क्षेत्र के पास भारत और भूटान का संयुक्त उपक्रम है। इस पर आपको रुपये 15,000 करोड़ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। देखिए 250 मीटर ऊंचाई के बांध पे 250 मीटर ऊंचाई के बांध से पश्चिम बंगाल को तिप्ता नदी में 127 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से पानी का वितरण किया जाएगा। इसके प्रसार क्षेत्र में बक्सा टाइगर रिजर्व शामिल है और इस क्षेत्र के वन जीव खासकर हाथियों के लिए खतरा है। वनों की कटाई से लगभग 700 हेक्टेयर वन भूमि का क्षय हुआ है। यहाँ देखिए मैप आपको इंडिया इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर का यहाँ पर आपको दिया गया है। अब देखिए आपको क्या मुल्ले पेरियार बांध जल विवाद, देखिए मुल्ले पेरियार बांध जल विवाद। यहाँ देखिए पेरियार केवल एक अंतर्राज्यीय नदी है, अर्थात इसके अफवाह क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग तमिलनाडु में आता है। पेरियार के पानी पर तमिलनाडु का अधिकार इस तथ्य से नहीं है कि बल्कि 1886 में मद्रास और त्रावणकोर की रियासत के मध्य हुए समझौते से है। 2006 में अदालत द्वारा दिए गए फैसले से केरल के लोग संतुष्ट नहीं थे। मुख्य मुद्दा मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई के बारे में था। प्रश्न मुद्दा था कि क्या यह बांध पर्याप्त सुरक्षित था, जिस स्तर तक तमिलनाडु इसे भरना चाहता था, या केरल का डर जायज था कि इसके स्तर को नीचे रखना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के पक्ष में फैसला दिया। यह बड़े सवाल का हिस्सा हो सकता है कि क्या बांध की सुरक्षा न्यायिक निर्धारण का विषय है। इस मामले में विशेषज्ञ की राय के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह नदी जल विवाद अभी भी दोनों राज्यों के मध्य एक गंभीर मुद्दा है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया राष्ट्रीय जल ग्रिड, देखिए नेशनल वाटर ग्रिड। यहाँ देखिए भारत में वर्षा का वितरण आपको असमानता ऋतुनिष्ठ है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ चिरस्थायी तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सामान्यतः मौसमी होती है। के सामान्य वर्षा के महीनों में अत्यधिक जल की बर्बादी बाढ़ के कारण होती है तथा यह जल सागर में प्रवाहित होता है, परंतु शुष्क मौसम में जल का अभाव रहता है। इसके फलस्वरूप देश के एक भाग में जहाँ सूखा तथा देखिए जहाँ सूखा तथा अकाल पड़ता है, वहीं दूसरे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति रहती है। सूखा तथा बाढ़ की समस्याओं से निपटने के अंतर बेसिन अनुबंधों इंटर बेसिन लिंकेज की आवश्यकता है, या फिर इस समस्या का निदान राष्ट्रीय जल ग्रिड के द्वारा हो सकता है। देखिए जिसमें जल का स्थानांतरण एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन तक अनुकूल तथा उचित उपयोग के लिए होता है। देखिए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में नदियों को जोड़ने के लिए 5,60,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है, परंतु नदी जोड़ने के कार्य में अंतर्राज्य जल विवाद और पारिस्थितिकी समस्या का कारण लागू करना कठिन प्रतीत होता है। अब हम देखिए राष्ट्रीय नदी संपर्क योजना NRLP। देखिए राष्ट्रीय नदी संपर्क योजना NRLP का उद्देश्य राज्यों और नहरों के तंत्र के माध्यम से भारतीय नदियों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत में लगातार बाढ़ और दक्षिणी और पश्चिमी भारत में पानी कमी को कम करना है। इसका उद्देश्य 37 नदियों को जोड़ना और इसमें 30 लिंक नहर और 3,000 भंडारण बांध होंगे। देखिए NRLP के 2 घटक होते हैं, हिमालय घटक और प्रायद्वीपीय घटक। देखिए प्रमुख प्रदाता नदी बेसिन है ब्रह्मपुत्र महानदी और गोदावरी। राष्ट्रीय जल ग्रिड की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। गंगा कावेरी संपर्क नहर जो सोन नर्मदा तापी गोदावरी कृष्णा पेन्ना तथा कावेरी के बेसिनों से गुजरती है। दूसरा देखिए ब्रह्मपुत्र गंगा संपर्क नहर जो बांग्लादेश से होकर गुजरती है। जो आपके यहाँ देखिए क्या तीसरा आपके यहाँ पर नर्मदा नहर जो गुजरात राजस्थान से होकर गुजरती है। चौथा देखिए यहाँ पर क्या चंबल से लेकर मध्य राजस्थान के बीच नहर। पाँचवा देखिए पश्चिमी घाट की नदियों से पूर्व की ओर संपर्क नहर है। पश्चिमी घाट की नदियों से पूर्व की देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट की नदियों से पूर्व की ओर संपर्क नहर। देखिए गंगा कावेरी संपर्क नहर की बात करते हैं। गंगा कावेरी संपर्क नहर देखिए भारत सरकार के आगरा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक टीम ने गंगा कावेरी संपर्क नहर पर एक योजना रिपोर्ट तैयार की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा बेसिन में बार हो रही बाढ़ की समस्या का निदान करना है तथा
यहाँ देखिए था मध्य भारत के यहाँ तथा मध्य भारत के यहाँ देखिए तथा मध्य भारत के तुलनात्मक रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जल सुनिश्चित करना है। यह इस योजना के द्वारा गंगा की कावेरी नदी से एक मानव निर्मित नहर के द्वारा जोड़ा जाएगा, जो 2636 किलोमीटर अर्थात 1650 मील लंबी होगी। इस नहर का प्रस्ताव न केवल इस क्षेत्र को पीने का जल मुहैया करना है, बल्कि सिंचाई एवं सफाई के लिए जल प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त यह नहर को बिजली उत्पादन, नौ संचार, बाढ़ नियंत्रण एवं पर्यटन प्रोत्साहन में भी मदद करता है। गंगा कावेरी संपर्क देखिए यहाँ पर क्या गंगा कावेरी संपर्क नहर एक वृत्त आकार की बहुमुखी योजना है। यदि यह योजना पूरी हो जाती है तो देश कृषि मांग पर अधिक निर्भर नहीं रह जाएगा, जिसकी अनिश्चितता से सभी परिचित हैं। देखिए इस योजना ने पटना के निकट बांध बनाकर गंगा से 1700 क्यूसेक 60,000 क्यूसेक पानी लेने का प्रस्ताव किया है। इस जल को बड़े पंपों की मदद से गंगा तथा नर्मदा बेसिनों की सीमा के निकट एक स्थान पर भेजा जाएगा। भैया देखिए जहाँ से यह संभव होगा कि जल का वितरण गुरुत्व की मदद से खोदे गए नहरों या वर्तमान नदियों द्वारा पश्चिम अथवा दक्षिण की ओर होगा। यहाँ देखिए क्या कि एक मिनट के नर्मदा अरब सागर में प्रवाहित होने वाली तथा गोदावरी बंगाल खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों के बाढ़ के पानी का भी उपयोग एक अलग जल ग्रिड के द्वारा किया जा सकता है। अंतर बेसिन हस्तांतरण के लिए गंगा में पानी वर्षा ऋतु आपको अंतर बेसिन हस्तांतरण के गंगा से पानी वर्षा ऋतु के 4 महीनों जुलाई से अक्टूबर तक ही मात्र लिया जाता है, जबकि जल प्रवाह औसतन 2850 क्यूसेक अर्थात 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा होता है। गंगा कावेरी संपर्क नहर की लंबाई आपको 2400 से 3200 किलोमीटर के बीच होगी। यह अंतिम रूप का चयन किए गए वास्तविक संरेखण को जोड़ेगी, जो लंबे समय से सूखे से प्रभावित रहे हैं। देखिए यह भी प्रस्तावित किया गया जल के अभाव वाले मौसम में गंगा से अतिरिक्त जल पंपों की मदद से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को दिया जाएगा। इसी तरह आपको अधिक प्रभाव के दौरान 150 दिनों तक यह गंगा में अतिरिक्त जल पर निर्भर करते हुए 1410 क्यूसेक 50,000 क्यूसेक जल को पंपों की मदद से अपवर्तन कर उन क्षेत्रों में हस्तांतरण किया जाता है जो बेसिन क्षेत्र से बाहर है तथा अक्सर सूखे से प्रभावित रहते हैं। देखिए ये क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के सूखा प्रभावित क्षेत्र है। पर अधिक पटना के निकट एक स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्री स्तर से 46 मीटर है, इस योजना का शुरुआती बिंदु होगा। देखिए जहाँ गंगा के अतिरिक्त जल को एकत्र किया जाएगा। यहाँ से नर्मदा तथा सोन के जल विभाजकों के बीच जल को जलाशयों के एक क्रम में पंप किया जाएगा। 335 से 440 मीटर ऊंचाई तक 335 से 440 मीटर ऊंचाई तक जल को इस क्रिया में पंपों के द्वारा उठाया जाएगा। इस ऊंचे जलाशय समुद्री सतह से 423 मीटर ऊपर नर्मदा पर को बागड़ी जलाशय एक कृत्रिम रेखीय जल प्रणाली के माध्यम से जल को दक्षिण क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। कि यह जल प्रणाली वैनगंगा, प्राणहिता तथा गोदावरी के प्राकृतिक जल संसाधनों का उपयोग करेगी तथा कृष्णा पन्ना को पार कर कावेरी के ऊपरी भाग में जा मिलेगी। लेकिन इस मार्ग में जल संचयन की व्यवस्था है, विशेषकर आपको कटको और रीज के क्षेत्र में जिससे जल का संरक्षण आपको सूक्ष्म मौसम के लिए किया जाता है। ये जल संचय उन घाटियों में अवस्थित होंगे जहाँ पर्याप्त श्रवण क्षेत्र नहीं है, जो समुचित व मतलब रन ऑफ प्रदान करे तथा जिसे सूक्ष्म मौसम के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए मार्ग में जल को नर्मदा तथा तापी नदियों के बेसिन में को छोड़ा जाता है, जो पश्चिम की ओर बहती है अरब सागर में जाकर मिलती है। यह गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार तथा कावेरी नदियों में जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सोन नदी पर कुछ चयनित बिंदुओं से अलग से बेसिन के पंप किए गए जल को गंगा बेसिन के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अपवर्तित किया जाएगा।
अपवर्तित किया जाएगा। देखिए इस योजना का अत्यधिक इस योजना के लिए अत्यधिक व्यय वित्त सर्वेक्षण प्रक्रिया तथा ठोस प्रशासनिक निर्णयों की आवश्यकता है। देखिए चूंकि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चूंकि इस योजना को कार्यान्वित करने में 1 दशक से अधिक समय लग जाएगा था। इस योजना में अनेक प्रशासनिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ पारिस्थितिक बाधाएं हैं। इसलिए सरकार ने इसके इसलिए सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए अभी तक निर्णय नहीं लिया है। और दूसरा देखिए ब्रह्मपुत्र गंगा संपर्क नहर देखिए ब्रह्मपुत्र एक वृहत नदी है जिसमें शुष्क मौसम में भी जल आस्त्राव 3500 से 5000 क्यूसेक के बीच होता है। जल की मात्रा बेसिन की आवश्यकता सीमा से अधिक होती है, यह बर्बाद की जाती है। दूसरी और निचले गंगा बेसिन विशेषकर आपको शुष्क महीनों में के दौरान जल का अभाव होता है। इससे ब्रह्मपुत्र से अतिरिक्त जल का अपवर्तन गंगा के जल अभाव की समस्या को शांत कर सकता है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद करेगा। यहाँ पे देखिए विकास में आपको मदद करेगा। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे क्या ब्रह्मपुत्र गंगा देखिए आपके ब्रह्मपुत्र गंगा संपर्क नहर योजना में धुबरी निचले असम में एक अपवर्तन बांध का निर्माण शामिल था। तथा एक 320 किलोमीटर लंबी सहायक नहर का निर्माण होगा जो धुबरी बांध को फरक्का बांध से जोड़ेगा। इस सहायक नहर का एक भाग अब बांग्लादेश में होगा, जिसके लिए बांग्लादेश और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जरूरी है। यह नहर बांग्लादेश को भी जल सिंचाई के जल मुहैया कराएगा। वर्षा के जल अभाव वाले महीनों में यह नहर पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा के जल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त यह संपर्क नहर दोनों देशों को सस्ते अंत स्तरीय नौ संचालन सुविधा प्रदान करेगी। देखिए बांग्लादेश की सहमति के अभाव में वृहत वित्तीय व्यय कारण इस योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है। दमन गंगा और पिंजर नदियां गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों संबंध है। इनसे परस्पर जल विवाद के कारण यहाँ नदी संपर्क योजना लागू करना संभव नहीं है। अब तीसरा गुजरात राजस्थान के नर्मदा संपर्क नहर देखिए गुजरात राजस्थान के आपको नर्मदा संपर्क नहर यहाँ देखिए आपके नजदीक सरदार सरोवर योजना के तहत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर योजना के तहत आपको नर्मदा नदी पर नवागाम के नजदीक एक अंत संचयन बांध के निर्माण का प्रस्ताव था। एक अपवर्तन नहर का भी निर्माण होगा जो इस क्षेत्र को कच्छ गुजरात और पश्चिमी राजस्थान से जोड़ेगा। यह संपर्क नहर गुजरात तथा पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्रों के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए अब चौथा चंबल संपर्क नहर देखिए 500 किलोमीटर लंबी एक नहर का प्रस्ताव भी किया गया है जो चंबल नदी को इंदिरा गांधी नहर जोड़ेगी। यह नहर आपको राजस्थान के मध्य भाग को जल प्रदान करेगा। इस योजना में 200 से 250 मीटर तक जल उत्तोलन शामिल है। इनके अतिरिक्त चंबल पार्वती बेतवा केन घाघरा गंगा यमुना गंडक गंगा मेची कोसी गंगा पाल तापी नर्मदा महानदी गोदावरी इत्यादि संपर्क नहर विचाराधीन है। पश्चिमी घाट नदियों से देखिए पश्चिमी घाट की नदियों से पूर्व की ओर संपर्क नहर देखिए पश्चिमी घाट की नदियों में आपको वर्षा ऋतु के दौरान बृहत मात्रा में जल का अफवाह होता है। देखिए खड़ी ढालदार संकीर्ण तटीय मैदानों के कारण जल की एक बड़ी मात्रा अरब सागर में बगैर किसी उपयोग के जाकर गिरती है। इस जल का अपवर्तन नहरों के द्वारा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया वाले क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। देखिए जहाँ इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकेगा। पेरियार डायवर्सन स्कीम है जिसका निर्माण अनेक वर्षों पहले आपको आरंभ हुआ। एक प्रकार की ऐसी योजना है जहाँ पश्चिम की ओर बहती हुई पेरियार नदी का एकत्रीकरण एक बांध में होता है। तो इसका अपवर्तन एक सुरंग के द्वारा सहादरी होकर पूर्व में तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों होता है। ऐसी योजना का कार्यान्वयन पश्चिमी घाट के दूसरी नदियों के लिए भी किया जा सकता है जिनमें जिनमें आपको दमन गंगा पिंजार बेता वर्दा नेत्रावती हेमावती पंबा व्यापार सम्मिलित है। देखिए पश्चिमी घाटों के अन्य नदियों के मामले में इस तरह की योजनाएं निष्पादित की जा सकती है। देखिए भारत के भूमि जल संसाधन ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया देखिए भारत भूमिगत जल के मामले में
भारत भूमिगत जल के मामले में धनी है, परंतु इसका प्रादेशिक वितरण असमान। उदाहरण के भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 110 सेंटीमीटर है। इस एक तब जहाँ मानसीनाथ तथा चेरापूंजी में 1200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, तथा वहीं दूसरी तरफ गंगानगर में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। भूमिगत जल संसाधन अधिक भूमिगत जल संसाधन भूगर्भिक संरचना, स्थाकृति, ढाल, वृष्टिपात, वाह, मृदा तथा किसी क्षेत्र के जल वैज्ञानिक परिस्थिति की विशेषता है। प्रोफेसर R.L. सिंह 1971 के विचार से भारत को आठ भौम जल प्रांत ग्राउंड वाटर प्रोविनेंस में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 3.14 को देखिए। इन प्रांतों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पर प्रांत देखिए प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टीय प्रांत, प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टीय प्रांत प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टीय प्रांत का विस्तार आपको लगभग देश के कुल क्षेत्र के 50% हिस्से में है। हिस्से में आपको विशेषकर प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय भारत में स्थित के इनका फैलाव तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार था, अरावली में आपको इस प्रांत में आपको समाज अपर्याप्त भूमिगत जल संसाधन आपको है। दूसरा देखिए प्री कैम्ब्रियन अवसादी शैलों के प्रांत, देखिए प्री कैम्ब्रियन अवसादी शैलों के प्रांत, देखिए प्री कैम्ब्रियन सेडिमेंट्री रॉक प्रोविजन, देखिए धारवाड़ कुरप्पा तथा विंध्य सेल समूह इस प्रांत में शामिल है। ये क्षेत्र भूमि जल संसाधन के मामले में कम धनी है। अब तीसरा देखिए गोंडवाना अवसादी प्रांत, देखिए द गोंडवाना ऑफ सेडिमेंट्री प्रोविडेंस, देखिए इस प्रांत का विस्तार गोदावरी बेसिन क्षेत्र में है। यह प्रांत को भूमिगत जल संसाधन के मामले में धनी है। चौथा देखिए आपको दक्कन ट्रैप प्रांत, देखिए दक्कन ट्रैप प्रोविंस, देखिए छीन भूमिगत, देखिए आप क्या कि छीन भूमिगत जल संसाधन वाले इस क्षेत्र का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भाग मध्य प्रदेश, आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में है। देखिए वास्तव में दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस युग आपको क्रिटेशियस युग के गहरे लावाओं का सेल समूह है, जिसमें जल का निसंदन दरारों तथा दड़कों फिर द्वारा संभव फिर भी सीमित भूमिगत जल अनाजों, फलोद्यान, गन्ने, सब्जियों, फलों तथा घासों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे क्या इंडिया ग्राउंड वाटर इमेज आपको दिया गया है भूमि जल संसाधन का। आप देखिए फिर पांचवा देखिए कैनोजोइक अवसादी प्रांत, देखिए आप द कैनोजोइक सेडिमेंट्री प्रोविंस, इस प्रांत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तो गुजरात का तटीय क्षेत्र शामिल। देखिए तृतीय काल के बालूकासम इन क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन के मामले में धनी है। अब छठा देखिए क्या कैनोजोइक भ्रंश बेसिन, देखिए क्या नर्मदा तथा तापी नदियों की रिक्त नर्मदा तथा तापी नदियों की लिप्त घाटें इस प्रांत में शामिल है, जो भूमिगत जल के मामले में धनी है। आप साधारण के गंगा ब्रह्मपुत्र जरूरत प्रांत के द गंगा ब्रह्मपुत्र एलोवेरा बेसिन, देखिए भूमिगत जल संसाधन के मामले में सबसे धनी इस प्रांत का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम तथा राजस्थान कुछ भागों में है। भारत के भूमिगत जल संसाधन का 44% भाग इस प्रांत में है। भारत उत्तरी मैदान में हजारों नलकूप लगाए गए हैं, ताकि इस संसाधन का उपयोग सिंचाई, घरेलू तथा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके। अब देखिए हिमालय प्रांत के हिमालयन प्रोविंस, देखिए यह भारत का एक जटिल संरचनात्मक अध्ययन, देखिए यहाँ पर भी हिमालय प्रांत के अंदर हिमालयन प्रोविंस, यहाँ पर देखिए क्या यह भारत का एक जटिल संरचनात्मक जैसे दून, कश्मीर, कांगड़ा, कुर्ता, मनाली घाटियाँ, यह भू आकृति, देखिए यहाँ पर क्या भू आकृतिक वैज्ञानिक तथा भौगोलिक क्षेत्र है। अंतरा पर्वतीय घाटियों को छोड़कर सामान्यतः यहाँ भूमिगत जल की कमी है। इस क्षेत्र में अनेक झरने स्प्रिंग्स हैं। देखिए आपको क्या राष्ट्रीय जल नीति, देखिए नेशनल वाटर पॉलिसी, यहाँ देखिए क्या राष्ट्रीय जल नीति मतलब नेशनल वाटर पॉलिसी। यहाँ देखिए देश में जल संसाधन का अनुकूलतम समुचित उपयोग आपको प्रबंधन तथा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने आपको राष्ट्रीय जल नीति की रूपरेखा तैयार की। अब राष्ट्रीय जल नीति 2002 देखिए यहाँ पर जल संसाधन मंत्रालय राष्ट्रीय जल नीति 7 जून 2012 को राष्ट्रीय जल नीति 2012, देखिए राष्ट्रीय जल नीति 2012 आपको है। जल संसाधन मंत्रालय राष्ट्रीय जल नीति 7 जून 2012 को लागू की। इस नीति में पानी की कमी, इसके वितरण में असमानता, नियोजन में परिप्रेक्ष्य की कमी, प्रबंधन और जल संसाधनों के उपयोग के मुद्दे का समाधान करना है।
फिर आपको आगे देखिए एक आकलन के अनुसार देश में लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर कुल वृष्टिपात में मात्र 178 मिलियन हेक्टेयर मीटर ही सतही जल सरफेस वाटर के रूप में मौजूद होता है। स्थगित अन्य बाध्यताओं के कारण इसमें लगभग 50% का ही लाभ का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देश की भूमि जल क्षमता लगभग 42 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। 42 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। स्थान तथा समय दोनों के संदर्भ में जल संसाधन का विवरण अत्यधिक असमान है। देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षण मौसमी होता है। मुख्यतः वर्षा ऋतु के 3 या 4 महीनों तक सीमित होता है। वर्षण में आपको विविधता गंगानगर पश्चिमी राजस्थान की से लेकर मानसून मेघालय तक देखी जा सकती है। गंगानगर में लगभग 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो तो मानसून में 1000 सेंटीमीटर से अधिक है। इस तरह देश के एक भाग में अतिरिक्त जल होता है तो दूसरे भाग में उसका अभाव देखा जाता है। देखिए राष्ट्रीय जल नीति ने देश में जल के उचित प्रबंधन तथा उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय जल ग्रिड का प्रस्ताव दिया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त जल वाले क्षेत्रों से जल अभाव वाले क्षेत्रों तक जल पहुंचाना है। राष्ट्रीय जल नीति आपको अतिरिक्त जल वाले क्षेत्रों से जल अभाव वाले क्षेत्रों तक जल के अंतर्बेसिन हस्तांतरण की एक राष्ट्रीय योजना की शुरुआत का प्रस्ताव करती है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं आपको निम्नलिखित है। देखिए क्या जल एक प्राथमिक प्राकृतिक संसाधन, एक मूल मानव आवश्यकता, एक बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहर है। इससे जल संसाधनों के नियोजन तथा विकास को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब दूसरा देखिए क्या राष्ट्रीय जल नीति उद्देश्य राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य को जल वैज्ञानिक इकाइयों हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स के आधार पर जैसे अफवाह बेसिन उपबेसिनों के लिए संपूर्ण के रूप में देश के सतही जल संसाधन का नियोजन करना है। यह देश के जल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। तीसरा सिंचाई उद्योग घरेलू उपयोग के लिए जल की मांग बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जल नीति उद्देश्य आपको देश के जल संसाधन के उचित प्रबंधन तथा संरक्षण के लिए वितरण तंत्र में संचयन तथा वितरण बिंदुओं पर क्षति को कम करने के लिए उचित कदम उठाना है। आप चौथा देखिए कि इस नीति उद्देश्य आपको जल प्रदूषण कम करना था। नदियों में जल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस नीति के द्वारा आपको जल के पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग पर वही बल दिया गया। देखिए पाँच यह नीति आपको नहरों के द्वारा यह नीति आपको नहरों राजबहों डिस्ट्रीब्यूटरीज के पर्याप्त अनुरक्षण का प्रस्ताव करता है। इसके लिए समुचित वित्तीय आवंटन भी करेगा। छठा देखिए यह नीति आपको जनजातीय क्षेत्रों, सूखा प्रबंधन क्षेत्रों तथा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आपको प्राथमिकता के आधार पर नई योजनाओं को तैयार करने के एक विस्तृत सर्वेक्षण का प्रस्ताव करता है। सातवां देखिए यह नीति आपको शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति पर बल देता है। देखिए आठवां यह भूमिगत जल संसाधन संरक्षण का प्रस्ताव करता है। यह भूमिगत जल संसाधन के संरक्षण का प्रस्ताव करता है तथा उसके समुचित उपयोग पर बल देता है। भूम जल का संरक्षण तथा पुनः अभी राष्ट्रीय जल नीति की प्राथमिकता है। भूम जल का संरक्षण तथा पुनः भरण भी राष्ट्रीय जल नीति की प्राथमिकता है। आपको नमा यहाँ पे क्या देखिए यह नीति गुजरात क्रांति लवणीकरण उर्वर कृषि योग भूमि का अपकर्ष, जल की घटती गुणवत्ता, भूमि जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग तथा विकास योजना का परिवारों का स्थानांतरण जैसी समस्याओं पर ध्यान देता है तथा इस संदर्भ में योजनाएं तैयार करने पर बल देता है। अब यह नीति आपको मतलब रन ऑफ मृदा अपरदन तथा नदी तल में भारतीय अवसादों को कम करने पर बल देता है। अब देखिए भारत के मुख्य जलप्रपात देखिए आप मेन वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया देखिए अगाया गंगई जलप्रपात देखिए यह कोली हिल्स पूर्वी घाट तमिलनाडु में स्थित है। यह एक मनोरम एकांत वातावरण प्रदान करता है तथा तमिलनाडु पर्यटन में एक आकर्षण केंद्र है। अय्यानार जलप्रपात देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के पश्चिमी घाट तमिलनाडु देखिए आप अय्यानार जलप्रपात देखिए अय्यानार वाटरफॉल देखिए पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के विरुद्ध देखिए यह पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में स्थित है। यह भी देखिए मुख्यतः को शीत मानसून वर्षा से जल प्राप्त करता है। देखिए राजापालयम के लोगों द्वारा इस जलप्रपात का
देखिए आपको अय्यानार, देखिए यहाँ पर अय्यानार जलप्रपात, देखिए यहाँ पर क्या कि पश्चिमी घाट में तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में स्थित है। यह मुख्यतः शीत मानसून वर्षा से जल प्राप्त करता है। राजा पालयम, देखिए राजा पालायम के लोगों द्वारा जलप्रपात का पानी पीने के उपयोग में लाया जाता है। यह निकटवर्ती जिलों के लोगों के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। फिर देखिए आपको बाराखाना जलप्रपात, देखिए बाराखाना जलप्रपात, बाराखाना वाटरफॉल, देखिए कर्नाटक को, देखिए कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित यह देश का एक कर्नाटक से के शिमोगा जिले में स्थित यह देश का एक अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है। यह कर्नाटक में एक पनबिजली परियोजना का भी मूल स्रोत है। देखिए दूध सागर से गोवा, देखिए दूध सागर गोवा, देखिए यहाँ पर दूध सागर या दूध का सागर एक पंक्तिबद्ध जलप्रपात है जो गोवा राज्य में मांडवी नदी के ऊपरी खंड में स्थित है। यह देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के एक आकर्षण केंद्र है। अब क्या क्या बुधवार आपके दूधमा, देखिए दूधमा जलप्रपात 158 मीटर आपको है। ओडिशा राज्य में कोरापुट जिले से 92 किलोमीटर दूर यह मच्छकुंड नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात पर एक बड़े इस जलप्रपात पर एक बड़े जल बिजली संयंत्र का निर्माण किया गया है। देखिए मच्छकुंड तीर्थ के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। गोकाक जलप्रपात जो कि 53 मीटर आपको है। कर्नाटक के बेलगांव जिले में घाट प्रवाह नदी कृष्णा एक सहायक नदी के ऊपरी खंड में स्थित है। यह जलप्रपात, देखिए यह जलप्रपात निकटवर्ती शहर गोकाक के निकटवर्ती शहर गोकाक से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यह नियाग्रा प्रपात के सदृश है। देखिए यहाँ पर क्या यह नियाग्रा प्रपात के सदृश है। यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र है। जोग जलप्रपात, देखिए यहाँ पर क्या जोग जलप्रपात, देखिए यहाँ 253 मीटर देखिए। देखिए यहाँ पर क्या कि कर्नाटक के शिमोगा जिले के श्रावती नदी पर स्थित यह यह स्थित है। देखिए कर्नाटक के शिमोगा कर्नाटक के शिमोगा जिले के श्रावती नदी पर स्थित यह भारत में सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध देखिए अनटायर्ड जलप्रपात है। यह कर्नाटक के पर्यटन में एक प्रमुख आकर्षण है। इस जलप्रपात को अनेक वैकल्पिक नामों से जाना जाता है, जैसे गरसुपा जलप्रपात, जोगाड़ा गुंडी। देखिए यहाँ पर किलियूर जलप्रपात, देखिए किलियूर वाटरफॉल, देखिए यह जलप्रपात पूर्वी घाट तमिलनाडु के सर्वरायन पहाड़ों में स्थित है। लगभग 100 मीटर ऊंचाई वाला यह प्रपात तमिलनाडु पर्यटन में एक प्रमुख आकर्षण है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर कुर्ता, देखिए यहाँ पर क्या कहा, देखिए यहाँ पर कुर्ता, देखिए यहाँ पर क्या कहा, कुर्तालाम जलप्रपात, देखिए कुर्तालाम वाटरफॉल, देखिए तमिलनाडु तिरुनेलवेली जिले में स्थित यह जलप्रपात देशी एवं विदेशी पर्यटकों का भी प्रसिद्ध है। आपके लोध जलप्रपात, देखिए लोध जलप्रपात या बुध जलप्रपात, देखिए यहाँ पर बुध जलप्रपात रांची झारखंड ऐसे 40 किलोमीटर दूर बुध नदी पर स्थित है। यह इस प्रपात का नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। यहाँ एक बौद्ध धर्म का मंदिर भी है। अब शिव समुद्र जलप्रपात, देखिए शिव समुद्र प्रपात को पहले कावेरी प्रपात के नाम से जाना जाता था। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा प्रपात है। इस जलप्रपात है यह मैसूर 80 किलोमीटर दूर बेंगलुरु से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कर्नाटक पर्यटन में एक महत्वपूर्ण प्रमुख आकर्षण है। सिरुवानी जलप्रपात, देखिए यहाँ पर यह पश्चिमी घाट में कोयम्बटूर से 40 किलोमीटर दूर सिरुवानी नदी पर स्थित है। यह कोयम्बटूर शहर की जलापूर्ति का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ बांध तथा प्रपात का दृश्य पट और सौंदर्य से भरा हुआ है। देखिए थलिया जलप्रपात जिसको रेड टेल बोलते हैं, रेड वाटरफॉल, देखिए यहाँ पर क्या इस जलप्रपात को रेड टेल भी कहते थे। यह तमिलनाडु के कोरई करनाल के निकट स्थित है। 297 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है तथा यहाँ पहुँचने का रास्ता थका देने वाला है। अब की वट्टापड़ा जलप्रपात, देखिए यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में पाझियार नदी पर स्थित यह जलप्रपात पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसे घेरे हुए क्षेत्र को एक अन्य वन जीवन अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव किया गया। अब देखिए वज्राचल जलप्रपात, देखिए केरल के त्रिशूल थ्री ससुर जिले में स्थित यह भारत का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र है। भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात, देखिए सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स इन इंडिया। भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात, देखिए यहाँ पर जो देखिए
अतुराज है और फिर जलप्रपात का नाम देखिए। छत्तीसगढ़ में आपको तीर्थगढ़ जलप्रपात है। मध्य प्रदेश आपको धुआंधार नर्मदा नदी पर जबलपुर के नज़दीक में ही है धुआंधार जलप्रपात है। हिमाचल प्रदेश को बुंदा था पालनी जलप्रपात है। झारखंड को घंगरी घंगरी घुंगरू घंगरी घंगरी घुंडरू था जोहना जलप्रपात है। कर्नाटक को एबे जलप्रपात है। एरेसिना जलप्रपात है। हेबे जलप्रपात है। इरुपी है। कलाहाटी है। केपा है। कुसली है। कुदुमारी है। कुचिकार है। मागोद है। मेकेडातू है। मूथवाला देखिए मूथवाला आपका है। मूथवाला जलप्रपात है। साथोडी देखिए साथोडी जलप्रपात है। सिमसा जलप्रपात है। चुनछी जलप्रपात है। उनछली जलप्रपात है। अब केरल की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए देखिए अथी देखिए आपको अथिरा पिल्ली है। जब अथिरा केरल में आपको अथिरा पिल्ली जलप्रपात है। मीन मुट्टू है। पाला रूबी है। उसका सूचीपारा है। उसका धूसा देखिए धूसा रागिरी जलप्रपात है। अब महाराष्ट्र में क्या महाराष्ट्र में देखिए छछाई महाराष्ट्र में आपको छछाई है। छछाई जलप्रपात है। गाथा जलप्रपात है। कियोटी जलप्रपात है। रजत प्रताप जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। अब देखिए महाराष्ट्र में आपको ये मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पुणे जलप्रपात भी है। मार्लेश्वर जलप्रपात भी है। पांडव घाट जलप्रपात ये महाराष्ट्र में ही है। अब कि मेघालय में क्या है। मेघालय में आपको देखिए मेघालय के बियोदन जलप्रपात है। बिशप है। एलिफेंट है। एलिफेंट जलप्रपात या शिलोंग शिखर जलप्रपात बोलते हैं। किन्नेर जलप्रपात 308 मीटर है। लॉन्ग सियोंग जलप्रपात 327 मीटर है। और मार्गर जलप्रपात है। नो खालिकाई देखिए नो कालिकाई जलप्रपात 338 मीटर है। स्प्रेड ईगल जलप्रपात स्वीट जलप्रपात 97 मीटर है। अब कि मिजोरम देखिए मिजोरम आपको वानता देखिए मिजोरम के एकमात्र वानता वांग जलप्रपात है। उड़ीसा में क्या जोरांडा जलप्रपात 151 मीटर है। बुगुडा के नज़दीक कांडा जलप्रपात 346 मीटर है। अब देखिए तमिलनाडु में सबसे अधिक जलप्रपात है। तमिलनाडु के देखिए एन थारूवी 5 जलप्रपात हुआ। बेमान देखिए बेमान जलप्रपात आपको पारनी पहाड़ी में। बियर सोला देखिए बियर सोला जलप्रपात कोटागिरी में। चित्रा रूबी जलप्रपात छोटे जलप्रपात कोटरम जलप्रपात एरख जलप्रपात पारनी पहाड़ी के राष्ट्रीय उद्यान में। फेरी जलप्रपात कोरई कनाल से 5 किलोमीटर दूर। गलेन जलप्रपात पारनी पहाड़ी के राष्ट्रीय उद्यान में। होंगे देखिए होगे नाकाल जलप्रपात 20 मीटर। काली किशन जलप्रपात कन्याकुमारी जिला। कोरैयार देखिए यहाँ पर क्या कोरैयार देखिए क्या कोरैयार जलप्रपात पाछाई देखिए पाछाई मलाई में अरुम बाबुर। फिर देखिए अरुम बाबुर के नज़दीक कोबई कुटार लाम जलप्रपात कोयम्बटूर से 37 किलोमीटर दूर। सिरुवानी देखिए कुमक कराई जलप्रपात गिरिपीठ में पेरियाकुरम से 8 किलोमीटर दूर। देखिए कुथिर अया जलप्रपात 167 मीटर हो गया। मंगलम अरुवी देखिए मंगलम अरुवी देखिए आपके मंगलम यहाँ देखिए मंगलम अरुवी जलप्रपात के पाछाई मलाई देखिए मईल उथा जलप्रपात मंकी जलप्रपात कोयम्बटूर के निकट। मुटुयाला माडू जलप्रपात नेपच्यून जलप्रपात यहाँ देखिए पारनी राष्ट्रीय उद्यान में। पाला रूबी जलप्रपात पाम्बल जलप्रपात कोरई कनाल से 4 किलोमीटर दूरी पर। और देखिए पाझा थोट्टा देखिए पाझा थोट्टा अरुवी जलप्रपात फल उद्यान जलप्रपात पाझाया कोटलम जलप्रपात जलप्रपात पेरा रूबी जलप्रपात देखिए यहाँ पर क्या पेरारूबी जलप्रपात मुख्य देखिए यहाँ पर क्या मुख्य जलप्रपात देखिए पेरियाल जलप्रपात पुडूर मेगन जलप्रपात देखिए पुली अरूबी टाइगर जलप्रपात पुथू अरूबी नए जलप्रपात दूध देखिए नए जलप्रपात दूध जलप्रपात प्याकाल जलप्रपात नीलगिरी सेंगुपाती जलप्रपात सेन बांगा देवी जलप्रपात थेना रूबी जलप्रपात शहद जलप्रपात सिमसा जलप्रपात चांदी जलप्रपात कोरई कनाल से 8 किलोमीटर दूर। अस्काम्बा जलप्रपात कोरई कनाल से 8 किलोमीटर दूर। देखिए अस्नेक सांप जलप्रपात ये पारनी पहाड़ी राष्ट्रीय पार्क में राष्ट्रीय उद्यान में। सुरूरी जलप्रपात मदुरई से 123 किलोमीटर दूर। थक्कम थूटम जलप्रपात पारनी के निकट। देखिए तिरसा देखिए यहाँ देखिए क्या
इसमें जो तिरपा तिरपारस देखिए तिरपारसपु देखिए तिरपारसपु जलप्रपात कन्याकुमारी जिला में थिरुमूर्ति के थिरुमूर्ति जलप्रपात उडम देखिए उडुमल पेट से 20 किलोमीटर दूर युवन देखिए युमनम जलप्रपात या धूमनम जलप्रपात अमरावती नगर के नज़दीक वेदकी जलप्रपात कोयम्बटूर से लगभग 30 किलोमीटर। अब देखिए भारत के मुख्य बांध देखिए यहाँ पर डैम्स ऑफ इंडिया यहाँ देखिए बांध सिंचाई देखिए बांध सिंचाई पनबिजली उत्पादन अंतर्देशीय यातायात के लाभदायक है और ये पर्यटकों के आकर्षण केंद्र भी है। बांधों यदि बांधों और देखिए बांधों और जलाशयों के उपयोग सामाजिक आर्थिक विकास से क्या आता है। देखिए हालांकि पानी के इन जलाशयों के क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र प्रतिकूल हालांकि पानी के इन जलाशयों के क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निर्माण और इसके संचालन का तरीका पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। यह वनों आर्द्र भूमि वन्य जीवन और क्षेत्र के पौधे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भारत के कुछ प्रमुख बांधों का वर्णन नीचे किया गया। देखिए टेहरी बांध देखिए यह बहुउद्देशीय बांध है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। टेहरी बांध देखिए टेहरी बांध आपको एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है जो 1972 में बनकर तैयार हुआ था। टेहरी बांध आपको मध्य हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है जो भूकंपीय भूगर्भीय फॉल्ट का क्षेत्र है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया खड़ा देखिए खड़ा नांगल बांध देखिए खड़ा नांगल बांध जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास सतलज नदी पर एक गाज के रूप में गाज के पार स्थित है। अब 1928 में पश्चिम जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी खड़ा नांगल बांध की और इसका निर्माण 1970 में पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ खड़ा नांगल बांध जो इसके बेसिन को गोविंद सागर नाम दिया गया है और खड़ा नांगल बांध जो इसका मुख्य उद्देश्य आपको सतलज ब्याज घाटी क्षेत्र में बाढ़ से बचाव एवं पनबिजली उत्पन्न करना है। अब रिहंद बांध जो है रिहंद को पहला बहुउद्देशीय बांध है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी के पार बनाया गया था जो सोन नदी की सहायक नदी है। अब रिहंद नदी के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत जलाशय के रूप में जाना जाता है। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर शहर के ऊपर एक हटवा बना है और संबल देखिए यहाँ पर हीराकुंड बांध की नींव 1946 में सर हावथॉर्न लुईस ने रखी थी। हीराकुंड बांध इसका सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है और यह देखिए हीराकुंड बांध 743 किलोमीटर के जलाशय के साथ एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी के पार बनाया गया। ये नागार्जुन सागर बांध को नलगोंडा गुंटूर कृष्णा प्रकाश और खम्मन जिलों के कृषकों के महत्वपूर्ण है। इसकी दाईं मतलब जवाहर नहर से आपको 1.13 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और बाईं आपको लाल बहादुर शास्त्री नहर ने आपको 0.32 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। देखिए तुम्हदा बांध देखिए यहाँ कर्नाटक में हो अस्पेट देखिए तुम्हदा बांध कर्नाटक में हो अस्पेट शहर के पास कृष्णा की एक सहायक नदी तुम्हदा पर स्थित है। यह 1953 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उपक्रम बन गया। अब तुम्हदा बांध सिंचाई और पनबिजली उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक बहुउद्देशीय बांध है। अब इंदिरा सागर बांध देखिए इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय बांध है। इसलिए इंदिरा सागर बांध से 1230 वर्ग किलोमीटर भूमि की सिंचाई की जाती है और 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब इडुक्की बांध केसर में स्थित जल विद्युत की परियोजना है। इडुक्की बांध कुरवनमाला और कुर्थी माला पर्वतों के बीच स्थित है। अब इडुक्की बांध जो 780 मेगावाट पनबिजली स्टेशन का समर्थन करता है। इडुक्की बांध एशिया के सबसे बड़े चापीय बांधों में से एक है और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। हाँ फिर देखिए मेट्रो बांध का निर्माण आपको 1934 में एक गॉर्ज में किया गया था जहाँ कावेरी नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती थी। देखिए यहाँ पर प्रवेश करती थी। यहाँ पर यह वायनाड की पहाड़ों में 3200 फीट की ऊंचाई पर है। देखिए मेट्रो बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। फिर देखिए हम क्या फिर देखिए जीसेलम बांध यह आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले नलमाला पहाड़ी के गहरे गौज में कृष्णा नदी के पार बनाया गया है। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी क्षमता वाला पनबिजली परियोजना है। देखिए बीसलपुर बांध देखिए यहाँ पर क्या राजस्थान के टोंक जिले में बराव नदी के पास स्थित है। यह पक्षियों की एक विशाल विविधता को आकर्षित करता है स्थानीय प्रवासी दोनों को। अब फिर देखिए बीसलपुर बांध में बीसलपुर बांध की स्थापित क्षमता 172 मेगावाट है। अब देखिए मेथर बांध देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर मैथन बांध, देखिए मैथन बांध जो सॉरी मैथन बांध जो है झारखंड में बराकर नदी पर बना एक बड़ा बांध है। यहाँ भूमिगत यहाँ मैथन बांध में एक भूमिगत बिजली स्टेशन है। यह दामोदर घाटी में बड़ा जलाशय से बनाता है और इसकी स्थापित क्षमता को 60 मेगावाट है। यहाँ देखिए इंडिया मेजर रिवर्स एंड डैम्स यहाँ पर फिगर इमेज दिया गया है। तो यहाँ से हमको चैप्टर 3 में ड्रेनेज का पूरा से फिनिश होता है। अब हम आते हैं जलवायु, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट, उसको यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर जलवायु जिसको क्लाइमेट बोलते हैं, परिचय देखिए जलवायु या क्लाइमेट के परिचय हम देखिए क्या। भारतीय जलवायु मूलतः आपको उपोष्ण मानसूनी सब ट्रॉपिकल मानसूनिक है। मानसून देखिए मानसून शब्द अरबी भाषा के, देखिए मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। जिसका अर्थ ऋतु होता है। प्रारंभ में मानसून शब्द का प्रयोग आपको अरब नौचालकों द्वारा सदियों पहले किया गया। इसे हिंद महासागर देखिए आपके इसे हिंद महासागर के तट के किनारे उस व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसमें पवनों का मौसमी उत्क्रमण रिवर्सल होता है। रिवर्सल आपको होता है विशेषकर अरब सागर में। यहाँ पवन ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती है तथा शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। दूसरे शब्दों में आपको मानसून आवर्तक मियादी या मौसम पवनें होती है, जिसमें पवन की दिशा में एक पूर्ण बदलाव रिवर्सल होता है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या फिर आपको आगे देखिए क्या कि चांग चिया चेंग के विचार में मानसून समानता वायुमंडलीय परिसंचरण सर्कुलेशन का एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर प्रभाव प्रतिरूप है, जहाँ संबंधित क्षेत्र के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से प्रभावी पवनें एक दिशा में चलती है। लेकिन जिसमें पवनों की इस प्रधान दिशा का पूर्ण बदलाव रिवर्सल अथवा उत्क्रमण शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु के बीच तथा ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मानसून अधिक सुस्पष्ट होता है, परंतु एशिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर चीन, कोरिया तथा जापान एवं 40 डिग्री उत्तर तक पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर भारत उपमहाद्वीप मानसून क्षेत्र का एक प्रारूपिक उदाहरण है। पवन दिशा में मौसमी परिवर्तन को अन्य क्षेत्र इसी तरह अनुभव करते हैं, परंतु वहाँ से कम स्पष्ट होते हैं। मानसून ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरिबियन द्वीप समूह, मेडागास्कर, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी में अफ्रीका का गिनी तट, दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। यानी कि भारतीय मानसून मानसून जटिल मौसमी घटनाएं। देखिए मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों ने मानसून की उत्पत्ति संबंधित अनेक अवधारणाएं विकसित की है। मानसून की उत्पत्ति संबंधित कुछ मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित है। पहले देखिए हेली का तापीय सिद्धांत देखिए 1986 देखिए द थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली 1686 आप देखिए 1686 आपको था। एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्री हेली ने परिकल्पना की कि भारतीय मानसून परिसंचरण के वार्षिक चक्र का मूल कारण स्थल एवं जल के तापमान अंतर का प्रभाव है। इस अवधारणा के अनुसार मानसून एक बड़े पैमाने पर विस्तारित जल एवं थल समीर है, जो महाद्वीपों एवं महासागरों के अंतरीय तापन के कारण उत्पन्न होती है। गर्मी के मौसम जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत वर्टिकल होती है। एशिया का वृत्त भूमि क्षेत्र अधिक गर्म हो जाता है तथा बेकार झील या साइबेरिया एवं पेशावर पाकिस्तान के नजदीक निम्न दबाव के अंदर विकसित होता है। यह तापीय निम्न दबाव 700 MB तक कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या इसके अतिरिक्त अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का दक्षिण एशिया के एक स्थान पर ध्रुव की ओर स्थानांतरण प्रभावित निम्न दबाव केंद्र को अधिक सुदृढ़ कर देता है। इसकी तुलना में हिंद तथा प्रशांत महासागरों के निकटवर्ती जल का दबाव तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। इस स्थिति में सागर से स्तर की ओर वायु दाब प्रवणता ग्रेडियंट का विकास होता है। इसके फलस्वरूप सतही पवनों का बहाव महासागर को देखिए महासागर उच्च दबाव क्षेत्र से उष्ण थल क्षेत्र से निम्न दबाव की ओर होता है। भूमि पर अत्यधिक निम्न वायु दाब की स्थिति कारण हिंद महासागर के विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग
से पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होती है। महासागर से देखिए, महासागर से महाद्वीप की ओर, देखिए महासागर से महाद्वीप की ओर आने वाली पवनें गर्म तथा आर्द्र होती है। जब भूमि अवरोध जैसे पर्वतमाला तथा पठार आर्द्र पवनों के मार्ग में आते हैं, ये पवने आपको आरोहण एज कैंडेड करते हैं, जिसके परिणाम से आपको संतृप्तिकरण देखिए सेटुरेशन संघनन कंडेंसेशन वर्षण होता है। देखिए इसके विपरीत शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में एक उष्ण इसके विपरीत आपको शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में एक उच्च वायु भार क्षेत्र आपको बेकार चीज साइबर तथा पेशावर पाकिस्तान के निकट विकसित होता है। इस उच्च वायु क्षेत्रों की तुलना में हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर जापान के दक्षिण में तुलनात्मक रूप से गर्म होते हैं जहाँ कम वायु भार क्षेत्र उत्पन्न होता है। फलस्वरूप आपको वायु की दिशा स्तर के उच्च दबाव वाले क्षेत्र से महासागरों के निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर हो जाती है। स्तर देखिए आपके स्तर उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से सागर की ओर चलने वाली पवनें शीतलता सूक्ष्म होती है। ये शीतलता सूक्ष्म वायु वर्षण करने में असमर्थ होती है, जिसके लिए इनका किसी जल महासागर के संपर्क में आना आवश्यक है। यहाँ देखिए क्या मानसून की उत्पत्ति के बाद तापीय अवधारणा देखिए थर्मल हीटिंग को पूर्ण रूप से नहीं माना गया है, क्योंकि मानसून की जटिलता की व्याख्या करने में विफल है। देखिए अंतरीय तापमान मतलब डिफरेंशियल हीटिंग के अतिरिक्त मानसून की उत्पत्ति विकास महाद्वीपों के आकार से पर्वतमालाओं तथा ऊपरी क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर में वायु परिसंचरण से भी प्रभावित होती है। हेली की अवधारणा अवधारणा की आलोचना एक से अधिक आधार पर निम्नलिखित रूप में की गई। पहला ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध से ग्रीष्म ऋतु में आपको उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों पर विकसित निम्न वायु दबाव का क्षेत्र अस्थायी नहीं होता। ये निम्न दबाव के क्षेत्र में अपना स्थान अचानक ही बदल लेते हैं। निम्न वायु दबाव वाले क्षेत्र में अकस्मात परिवर्तन मात्र निम्न तापीय स्थिति से संबंधित नहीं होते हैं। उप महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में उप महाद्वीप उत्तरी पूर्वी भाग में निम्न दबाव वाले क्षेत्र जून में अस्थायी होता है। वास्तव में चक्रवातीय निम्न दबाव के क्षेत्र के वे चक्रवातीय निम्न दबाव के क्षेत्र को निरूपित करते हैं जो गतिशील कारकों से संबंधित है एवं इसलिए इस निम्न वायु दबाव के क्षेत्रों को मात्र तापीय प्रभावित नहीं कहा जा सकता। फिर आपको दूसरा यहाँ पे कहा गया क्या कि यहाँ पर दूसरा आपको है देखिए यहाँ पे यदि मानसून तापीय प्रभावित होता तो क्षोभमंडल ऊपरी वायु राशि मानसूनी पवनों के विपरीत परिसंचरण होता जो नहीं देखा गया। देखिए यद्यपि उच्च तापमान तथा परिणामी निम्न वायु दबाव उत्तर पश्चिम क्षेत्र को अपने चपेट अप्रैल के मध्य से ले लेता है, फिर भी उत्तरी भारत में जून के मध्य से पहले मानसूनी वर्षा आरंभ नहीं होती। देखिए यहाँ पर क्या है कि मौसम विज्ञान के आधुनिक खोज से साबित हुआ कि मानसून वर्षा पूर्णतः पर्वतीय वर्षा नहीं है। यह संवहनीय कन्वेंशनल पर्वतीय ओरोग्राफिक तथा चक्रवातीय साइक्लोन वर्षा का मिश्रण है। फिर देखिए मानसून जलवायु में दो मुख्य ऋतुओं गर्मी एवं सर्दी की जगह अधिक ऋतु होती है। मानसून जलवायु में दो मुख्य ऋतुओं गर्मी एवं सर्दी की जगह अधिक ऋतु होती है। भारत में 4 इसका कारण तापमान एवं वर्षा का अत्यधिक परिवर्तनशील होना है। हेलो देखिए यहाँ पर क्या कि हेली ने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना नोटेशन में से उत्पन्न कोरियोलिस इफेक्ट पर विचार नहीं किया। पृथ्वी घूमने के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए वायुमंडल जलवाष्प से लेटेंट हीट के द्वारा गुप्त उष्मा के पार होने की भूमिका पर हेली ने विचार नहीं किया। वायुमंडल जलवाष्प से लेटेंट हीट के द्वारा गुप्त उष्मा के पार होने भूमिका पर हेली ने विचार नहीं किया। जलवाष्प मानसून उत्पत्ति तथा विकास में अहम भूमिका निभाती है। फिर देखिए फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत देखिए द डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन आपको कहा गया है।
देखिए फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत देखिए द डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। देखिए यहाँ पर इसमें जो आपको कहा गया, देखिए मानसून की उत्पत्ति के यहाँ पर आपको देखिए मानसून की उत्पत्ति के बारे में गत्यात्मक सिद्धांत फ्लोन द्वारा 1951 में दिया गया। इस धारणा के अनुसार मानसून की उत्पत्ति का कारण अस्थायी पवनों प्लानेटरी विंड्स तथा वायुदाब पेटियों का मौसमी स्थानांतरण है। मौसमी स्थानांतरण है। फिर आपको यहाँ पर आगे है यानी कि क्या, तो यहाँ पे एक खास बात जो कहा गया है वायुदाब पेटियाँ, एक यहाँ पर देखिए इस धारणा के अनुसार मानसून उत्पत्ति का कारण आपको अस्थायी पवनों प्लानेटरी विंड्स तथा वायुदाब पेटियों का मौसमी स्थानांतरण है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का विकास विषुवत रेखा के नज़दीक उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण के कारण आपको इसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण SITC कहा जाता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में आपको डोलड्रम की एक पेटी होती है देखिए जिसकी विशेषता आपको विषुवतीय पछुआ पवन इक्वाटोरियल वेस्ट देखिए इक्वाटोरियल यहाँ पर क्या कि आपको जिसकी विशेषता आपको विषुवतीय पछुआ पवन इक्वाटोरियल वेस्टर्लाइज होती है। उत्तर आयनात अथवा ग्रीष्म संक्रांति 21 जून के समय जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो क्या पड़ती है तब उत्तरी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ का 30 डिग्री उत्तर अक्षांश तक विस्तार हो जाता है। आपको विस्तार हो जाता है तथा यह पूरे दक्षिण दक्षिण पूर्वी एशिया तक विस्तृत हो जाता है। इस तरह विषुवतीय पछुआ पवनें इन क्षेत्रों में चढ़ने लगती है। विषुवतीय पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम अथवा ग्रीष्मकालीन मानसून में बदल जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध को व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पृथ्वी घूर्णन काल को दक्षिणी गोलार्ध को व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करने के बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। कॉरियोलिस प्रभाव कॉरियोलिस इफेक्ट उत्तरी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण का संबंध अनेक वायुमंडलीय तूफानों चक्रवातों से है जो आर्द्र मानसून के महीने में जुलाई से सितंबर में भारी वर्षा करते। इसी तरह दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण सायन इक्विनॉक्स है जब सूर्य की किरणें आपको मकर रेखा पर लंबवत होती है के दौरान उत्तर पूर्वी अथवा शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति सिर्फ निम्न वायुदाब के कारण नहीं होती। देखिए यहाँ पर क्या वास्तव में उत्तर पूर्वी मानसून तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती जो दक्षिण पूर्वी एशिया में वायु भार की पेटियां तथा पवन पेटियां के दक्षिण को खिसकने का पुनः स्थापित होती है। यह स्पष्ट है कि दक्षिण आयनात देखिए यहाँ पर क्या आयनात के समय सूर्य के दक्षिण और दक्षिण को खिसकने का के कारण उत्तरी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण दक्षिण पूर्वी एशिया से हट जाता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अपने समान स्थान को ग्रहण करती है तथा ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इस तरह शीतकालीन मानसून बन जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून जिसकी उत्पत्ति भूमि पर होती है भूमि पर होती है सामान्यतः शुष्क तथा वर्षाविहीन होते हैं।
यहाँ पर देखिए संक्षिप्त में आपको फ्लोएन के अनुसार एशिया मानसून का अस्तित्व खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सागर के बीच तापांतर के कारण नहीं होता, परंतु मुख्यतः तापीय उत्पादित भूमंडलीय पवनों तथा वायु भार पेटियों के वार्षिक स्थानांतरण के कारण होता है। देखिए अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण तापीय विषुवत रेखा था वायु भार की पेटियों के सापेक्षिक स्थानांतरण के बावजूद आपको फ्लोन ने ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण जेट स्ट्रीम तथा दक्षिणी ध्रुव साउदर्न ऑस्सिलेशन पर ध्यान नहीं दिया, जो एशिया के मानसून के एक जटिल तंत्र बनाते हैं। देखिए फ्लोन उत्तर पूर्वी भारत में भारतीय मानसून के जल्दी आगमन के कारणों को भी बताने में असमर्थ है। गत्यात्मक सिद्धांत को ही मानसून में के उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मान सकता। गत्यात्मक सिद्धांत को ही मात्र मानसून उत्पत्ति की व्याख्या नहीं माना जा सकता है। यहाँ इमेज देखिए आपको दक्षिण पश्चिम मानसून की इमेज आपको यहाँ पर दिया गया है मैप में आपको। इधर उत्तर पूर्वी मानसून में आपको यहाँ पर देखिए अब देखिए भारतीय मानसून उत्पत्ति की नई अवधारणा देखिए रिसेंट और आपको देखिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति की नई अवधारणा देखिए रिसेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। देखिए पिछले 5 दशकों में ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का विशेष रूप से अध्ययन किया गया है, जिसके कारण को मौसम वैज्ञानिकों ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देखिए अब यह माना जाता है कि स्थल एवं सागर का अंतर्य तापन डिफरेंटियर हीटिंग मानसून परिसंचरण को उत्पन्न नहीं कर सकता। अधिक नए सिद्धांत ने उपमहाद्वीप तथा नजदीकी क्षेत्रों के ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण का अत्यधिक बल दिया है। ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का अतिरिक्त नई अवधारणा तिब्बत के पठार की भूमिका जेट स्ट्रीम तथा एल नीनो दक्षिणी ध्रुव साउदर्न ऑस्सिलेशन की भूमिका पर अधिक निर्भर। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मौसम वैज्ञानिकों तो आपको एकत्रित आंकड़ों से यह पता चलता है कि मानसून की उत्पत्ति तथा तंत्र निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित पदार्थ की हिमालय तथा तिब्बत के पठार का एक भौतिक अवरोध फिजिकल बैरियर अत्यधिक उष्मा के स्रोत के रूप में भूमिका। दूसरा देखिए कुछ मंडल ट्रोपोस्फीयर में जेट स्ट्रीम का परिसंचरण देखिए। तीसरा देखिए क्षोभ मंडल में उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवों पर क्षोभ मंडल उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवों पर उपरितन। तीसरा यहाँ पर क्या है कि क्षोभ मंडल उत्तर दक्षिणी ध्रुवों पर उपरितन परिध्रुवीय वातावर्त सरकम पोलर का होना। अब चौथा देखिए एशिया के वित्त भूमि क्षेत्र तथा हिंद एवं प्रशांत महासागरों का अंतर तापमान एवं शीतलन में अंतर। पांचवा देखिए क्या दक्षिण प्रशांत तथा हिंद महासागरों में एल नीनो का घटित होना। अब कि भारतीय मानसून तथा तिब्बत का अपराध इंडियन मानसून एंड द तिब्बत प्लेटो देखिए यहाँ पर 1973 में सोवियत संघ द्वारा भारत द्वारा संयुक्त रूप से एक मानसून अभियान मानसून एक्सपीडिशन मोनेक्स का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ 4 रूसी तथा 2 भारतीय जहाजों को हिंद महासागर अरब सागर में भारतीय मानसून के अध्ययन को जोड़ा गया, आपको छोड़ा गया। आपको देखा कि जांच की अवधि आपको मई से जुलाई के महीने तक भी थी। जांच के बाद आंखों के आधार पर सोवियत संघ के मौसम विशेषज्ञ इस नतीजे पहुंचे कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून परिसंचरण की शुरुआत में तिब्बत के पठार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 1958 में भारतीय मौसम वेधशाला इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी के महानिदेशक डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने विश्व के मानसूनों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोसियम में भाग लेते हुए यह विचार व्यक्त किया कि तिब्बत के पठार गर्मी में तापन मानसून परिसंचरण की उत्पत्ति तथा उसे कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय तथा सोवियत वैज्ञानिक इस विचार से पूरी तरह सहमत थे। तिब्बत का पठार पश्चिम में 600 किलोमीटर चौड़ा तथा पूर्व में 1000 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है। पठार की यहाँ पे क्या यहाँ देखिए पठार की औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर। इस तरह ये ऊंचे पठार है जो एक बड़े भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। इस क्षेत्र की ऊंचाई कारण तिब्बत का पठार निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक सूर्यताप
इंसोलेशन प्राप्त करता है। देखिए यह इस क्षेत्र में आपको सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण पर महत्वपूर्ण भौगोलिक नियंत्रणों में से एक है। देखिए तिब्बत के पठार वायुमंडल को पृथ्वी में संयुक्त रूपों में दो तरह से प्रभावित करते हैं। पहला एक भौतिक अवरोध के रूप में अनुप्रस्थ परिच्छेद मेरीडायोनल क्रॉस सेक्शन एवं तिब्बतीय हिमालय पिंड से उसके संबंध को इसके द्वारा दर्शाया गया। देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए माउंट देखिए आपको क्या माउंट देखिए माउंट तुन यंग के अनुसार तिब्बत के पठार एक भौतिक अवरोध का काम करते हैं। जून के आरंभ में उपोष्ण जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम उत्तरी भारत के ऊपर से पूर्ण रूप से हट जाते हैं। इस समय जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर तथा तिब्बत में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा 40 डिग्री उत्तर चीन पर स्थापित हो जाता है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर एक वैज्ञानिक नाम यह मानते हैं कि जेट स्ट्रीम के स्थानांतर तथा संपूर्ण यूरेशिया पर पछुआ पवनों के धीमे होने के बीच संबंध। वास्तव में तिब्बत का पठार जाड़े के मौसम अत्यंत ठंडा हो जाता है तथा अक्टूबर मध्य में जेट स्ट्रीम के दक्षिण की ओर खिसकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित होता है। देखिए वास्तव में तिब्बत का पठार जाड़े के मौसम अत्यंत ठंडा हो जाता है, अत्यंत ठंडा हो जाता था। अक्टूबर मध्य में जेट स्ट्रीम के दक्षिण की ओर खिसकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित होता है। इस तरह से उनका यह विचार है कि ग्रीष्मकालीन मानसून की जून के आरंभ में आखिरी शुरुआत हिमालय के जल कत्यात्मक प्रभाव हाइड्रोडायनामिक इफेक्ट के कारण होती है, न कि उत्तर पश्चिम भारत में ताप प्रभावित निम्न वायु भार केंद्र के कारण। देखिए अक्टूबर के मध्य में हिमालय के दक्षिण की ओर जेट स्ट्रीम के बढ़ने में अथवा इसे दो भागों में विभाजित होने में तिब्बत के पठार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए भारतीय ग्रीष्म मानसून का अनुप्रस्थ काट यहाँ पर फिर आपको मानसून एवं तिब्बत हिमालय उच्च भूमि आपको यहाँ पे है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आपको गर्मी के समय ये आपको इमेज था। यहाँ देखिए गर्मी के समय तिब्बत के पठार का तापमान इसे एक उच्च स्तरीय ऊष्मा का स्रोत बना देता है। यह ऊष्मा इंजन हीट इंजन इस क्षेत्र में एक प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन उत्पन्न करते हैं। देखिए ग्रीष्मकालीन मानसून अवधि के दौरान इस पठार पर एक गर्म कोर प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। इस प्रतिचक्रवात का निर्माण क्षोभ मंडल के मध्य भाग में लगभग आपको 500 मीटर बाढ़ के स्तर पर होता है। यह एक प्रक्रिया प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन जेनेसिस का परिणाम है। यद्यपि इस ऊंचाई वाले प्रतिचक्रवात के दक्षिणी भाग में क्या कि इस प्रतिचक्रवात का निर्माण आपको क्षोभ मंडल के मध्य भाग में लगभग 500 मीटर बाढ़ का स्तर पर होता है। यह एक प्रक्रिया प्रतिचक्रवात जनन एंटी साइक्लोन जेनेसिस का परिणाम। यद्यपि इस ऊंचाई वाले प्रतिचक्रवात के दक्षिणी भाग में वायु प्रवाह की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। वास्तव में क्षोभ मंडल के मध्य भाग में बहने वाले इस पूर्वा पवनों को उष्णकटिबंधीय पूर्वा जेट ट्रॉपिकल ईस्टर्नरी जेट्स कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट यहाँ पर क्या उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कोलकाता बंगलोर अरब सागर के ऊपर से गुजरकर मेडागास्कर के निकट मास्कार नेस द्वीप आपको मास्कार नेस आइलैंड पर नीचे की ओर उतरती है। इसी कारण हिंद महासागर के इन द्वीपों के पास ऊंचा वायुभार बना रहता है। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के यामोत्तरीय अनुप्रस्थ परिच्छेद उसके तिब्बतीय हिमालय उच्च भूमि से संबंध को दर्शाता है।
अब यहाँ देखिए क्या जेट स्ट्रीम तथा देखिए जेट स्ट्रीम तथा भारतीय मानसून देखिए जेट स्ट्रीम एंड इंडियन मानसून यहाँ देखिए ऊंचाई पर चलने वाले पछुआ पवनों में जेट स्ट्रीम देखिए सबसे प्रमुख है। यह अनियमित शांतित विक्षेपी यह पवन जियो एस्ट्रोफिक विंड की विसर्पी पट्टियाँ हैं जो 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। जेट स्ट्रीम उत्तरी देखिए जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक ऊंचाई पर 9,000 से 12,000 मीटर मंद अक्षांश ग्रीष्मकालीन में 35 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर, शीतकालीन 20 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर के बीच बीच चलने वाले पछुआ पवन है। हाल ही में अनुसंधानों से यह पता चला है कि ये पवन धरातल के मौसम को प्रभावित करती है। देखिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति यानी कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा विकास पर जेट स्ट्रीम के प्रभाव का मूल्यांकन आगे दिए गए ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन ऋतुओं के दौरान मौसमी घटनाओं के विवरण से किया जा सकता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध को शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के दौरान उत्तरी ध्रुवीय वातावर्त का विषुवत रेखा की ओर स्थानांतरण के कारण उपरीतन यहाँ देखिए क्या इस बार फिर से देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के दौरान उपरीतन उत्तरी ध्रुवीय वातावर्त का विषुवत रेखा की ओर स्थानांतरण के कारण उपरीतन पछुआ जेट स्ट्रीम का विस्तार 20 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर नागपुर रायपुर अक्षांश तक होता है। लेकिन शीतकाल में हिमालय तथा तिब्बत के पठार के भौतिक अवरोध के कारण उपरीतन पछुआ जेट स्ट्रीम का विभाजन 2 शाखाओं में हो जाता है। एक शाखा हिमालय दक्षिण में अवस्थित होती है तथा दूसरी तिब्बत के पठार उत्तर में उत्तर देखिए पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के उत्तर देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के उत्तर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर क्षोभ मंडल पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर क्षोभ मंडल आपको ऊपरी तन उच्च दाब तथा प्रति चक्रवातों के जिसमें दक्षिणावर्त वायु परिसंचरण होता है, स्थिति का विकास होता है। इसके फलस्वरूप आपको पवन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में नीचे की ओर फैलती है, जिसके कारण आपको वायुमंडल स्थिरता सूक्ष्म अवस्था का विकास होता है। इसके अतिरिक्त आपको ऊपरी तन पछुआ जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में आवर्तक परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि वे शीतोष्ण निम्न दाब के क्षेत्र पर स्थित होते हैं। चक्रवाती देखिए यहाँ पर क्या चक्रवाती तरंग जो ऊपरी तरफ पछुआ जेट स्ट्रीम के प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए भूमध्य सागर को पार कर अफगानिस्तान पाकिस्तान तथा उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचते हैं। ये तूफान आपको वातावरण चक्रवात नहीं होते हैं, वरन तरंगे होते हैं जो समुद्री स्तर से हम देखिए क्या जो समुद्री स्तर से 2,000 मीटर की ऊंचाई पर चलते हैं, परंतु सतह पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं। इन शीतोष्ण तूफानों के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आगमन कारण वर्षण होता है, जिसके कारण वायु तापमान अचानक गिरावट आती है। पश्चिमी गड़बड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हट जाने के बाद मौसम साफ हो जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से अप्रैल के बीच औसतन 4 से 8 चक्रवाती तरंगें उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचती है। देखिए पश्चिम क्षुद्र शीत ऋतु में मौसम को पटना बिहार तक प्रभावित करती है तथा खड़ी रबी फसल गेहूँ जो सरसों चना मसूर आदि इत्यादि के लिए लाभकारी वर्षा प्रदान करती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का विस्तार तिब्बत के उत्तर से होता है। तथा वायु का बहाव कोलकाता बंगलोर अक्ष के लगभग साथ होता है। दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर विकसित अस्थायी उच्च दाब के क्षेत्र में दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर विकसित अस्थायी उच्च दाब के क्षेत्र में यह ऊपरी तरफ पूर्वा पवन फैल जाती है। यह स्वाभाविक रूप से उच्च दाब के क्षेत्र को और अधिक तीव्र कर देती है। इस उच्च दाब क्षेत्र में से आपको अभी तट पवन तापीय प्रभावित निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बहती है, जो भारतीय
ये क्या है, जो भारत देखिए, जो भारत उपमहाद्वीप देखिए, जो भारत उपमहाद्वीप उत्तरी देखिए, जो भारत उपमहाद्वीप उत्तरी भाग में विकसित होती है, देखिए विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये पवनें दक्षिण पछुआ बन जाती है, दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून का देखिए, दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून तथा वर्षण के सतही पवनों की क्षमता अत्यधिक होती है। यह स्पष्ट है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम की क्षमता का प्रत्यक्ष रूप से संबंध दक्षिणी हिंद महासागर पर विकसित अस्थायी उच्च दाब के क्षेत्र के तीव्रीकरण से आपको है। चूंकि ये देखिए, चूंकि उच्च दाब का चूंकि ये उच्च दाब का क्षेत्र दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट को अत्यधिक बढ़ा देता है, इसलिए ग्रीष्मकालीन मानसून की तीव्रता को निर्धारित करने में मुख्य कारक है। यहाँ देखिए क्या है, गर्मी के मौसम में आपको उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल मई तथा जून के महीने में भूमि अधिक तापमान के कारण पेशावर और पाकिस्तान के नजदीक तथा उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है। परंतु जब तक उपरीतन जेट स्ट्रीम का स्थान को सतही निम्न दाब के क्षेत्र हिमालय के दक्षिण के ऊपर में कायम रहता है। गतिशील चक्रवाती स्थिति ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर बनी रहती है। उच्च दाब वाले क्षेत्र से नीचे की ओर फैलने वाली पवन सतही निम्न दाब वाले क्षेत्र की आरोही पवन को अवरोधित करती है, जिसके कारण मौसम गर्म तथा शुष्क रहता है। अब क्या इसी कारण से आपको अप्रैल अथवा मई का महीना उच्च तापमान स्तर पर निम्न वायु दाब तथा अधिक वाष्पन के होते हुए सामान्यतः शुष्क तथा वर्षाविहीन होता है। देखिए, म्यांमार तथा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में मानसून का आगमन मई अथवा जून के प्रारंभ में हो जाता है। देखिए, ऊपरीतन निम्न वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण हिमालय की पूर्वी सीमा के पूर्व में ऊपरीतन जेट स्ट्रीम कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप म्यांमार के दक्षिण से आने वाली पवन का आरोहण होता था, जिससे प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। म्यांमार के मानसून का प्रभाव बांग्लादेश तथा उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्यों पर भी पड़ता है, जहां अप्रैल मई तथा जून के पहले सप्ताह में पूरी मानसूनी बौछार देखी जा सकती है। यहाँ देखिए आपको अल नीनो तथा भारतीय मानसून देखिए, अल नीनो एंड द इंडियन मानसून यहाँ पर देखिए आपको है। देखिए आपको जो है देखिए पूर्वी जेट प्रवाह के अतिरिक्त भारतीय मानसून पर एल नीनो प्रवाह का भी असर होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ यीशु मसीह देखिए, चाइल्ड क्राइस्ट देखिए क्या यीशु मसीह मतलब चाइल्ड क्राइस्ट होता है। यह सामान्यतः दिसंबर के महीने में पेरू तट के निकट प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा पेरू धारा है। देखिए, आमतौर पर पेरू तट के निकट बहने वाली शीतल महासागरीय धारा को यह प्रतिस्थापित करती है। सामान्य पेरू एक ठंडे पानी धारा है। पेरू एक ठंडे पानी धारा है। वहीं पश्चिमी प्रशांत इंडोनेशिया एवं पूर्वी ऑस्ट्रिया महासागरीय जल धाराएं गर्म तथा गहरी होती है। देखिए, एल नीनो प्रभाव कारण का स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। पूर्वी प्रशांत पेरू तट में स्थिति पूर्वी प्रशांत पेरू तट में स्थिति गर्म हो जाती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर देखिए यहाँ पर पूर्वी प्रशांत पेरू तट में स्थिति गर्म हो जाती है तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया में स्थिति शीतल हो जाती है। जब पेरू तट के निकट इस गर्म महासागर धारा एल नीनो का विकास होता है। गर्म महासागर धारा मतलब एल नीनो का विकास होता है, तब दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। यहाँ देखिए वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तथा इंडोनेशिया के सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तथा इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संक्षेप में एल नीनो के प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत के कमजोर मानसून आता है। संक्षेप में आपको एल नीनो प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत में कमजोर मानसून आता है, जिसके कारण कठोर सूखे की स्थिति देखने को मिलती है तथा फसलें नष्ट होती है। ये आपको इमेज आपको यहाँ पर है। देखिए, आपको एल नीनो और दक्षिणी ध्रुव का इमेज दिया। अब देखिए दक्षिणी ध्रुव समझिए क्या होता है। दक्षिणी ध्रुव आपको यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जो आपको है दक्षिणी ध्रुव को हम अगले वीडियो में देख लेंगे।